हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम जो क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण पढ़ रहे थे उसके अनुप्रयोग हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण की सहायता से वाष्प दाब का अप्रोक्सीमेशन जो कैलकुलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। वाष्प दाब की सन्निकटन गणना। तो क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण जो था उसके द्वारा हम वाष्प दाब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वाष्प अवस्था को हम द्रव या ठोस के साथ संतुलन में मान सकते हैं। तो द्रव के साथ माने चाहे ठोस के साथ माने तो वाष्प के दाब की गणना की जा सकती है। अब द्रव से चाहे वाष्प में जाए, ठोस से चाहे वाष्प में जाए, तो सेकंड प्रावस्था हो गई वाष्प। और पहली या तो द्रव ले लेंगे या ले लेंगे ठोस। तो सेकंड प्रावस्था का वॉल्यूम हो गया V2 और फर्स्ट का हो गया V1। तो हमें पता है वाष्प का द्रव या ठोस की तुलना में आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो V2 ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर देन हो गया V1। तो V2 माइनस V1, V2 V1 से बहुत ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेट इसको हम V2 लिख सकते हैं। हमारे पास क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण क्या था, dP बटा dt इक्वल टू L T2 L T V2 माइनस V1 था। ये हमारे पास क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण था। तो हम अगर यहाँ देखें कि ये हमारे पास क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण था। यहाँ V2 माइनस V1 जो है उसकी जगह हमने अप्रोक्सीमेट क्या रखा है, V2 रखा है। ओके, तो यहाँ पर dP बटा dt इक्वल टू क्या हो गया, LT V2 हो गया। अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो वाष्प है ये है आदर्श गैस की तरह बिहेव कर रही है। माना कि वाष्प आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है, तो आदर्श गैस अवस्था समीकरण क्या होता है, PV इक्वल टू RT। और यहाँ V का वॉल्यूम की जगह हमने लिया है V2, तो V2 इक्वल टू क्या हो गया, RT बाई P हो गया हमारे पास। ये वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में V2 की जगह हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dP बटा dt L बटा T, P की V2 की वैल्यू हो गई RT बटा P। तो RT नीचे आ गया, P ऊपर चला गया। अब P के टर्म एक तरफ ले लेंगे, टेम्परेचर के टर्म एक तरफ, तो dP बटा D हो गया और इधर हो गया L T बटा RT स्क्वायर dt। ठीक है, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन हम करेंगे तो dP बटा डी पी का तो हो जाएगा ln p, L बटा आर कॉन्स्टेंट है, 1/t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। ln p हुआ अपर लिमिट p, किसी टाइम पर हमारे पास प्रेशर p है, इनिशियल प्रेशर p नोट है, तो लिमिट रखी तो ln p माइनस ln p नोट। 1/t स्क्वायर का -1/t हुआ 0 टू t, तो L बटा आर एज इट इज और -1/t हमारे पास। तो ln की प्रॉपर्टी लगाई तो ln p बटा p नोट इक्वल टू हो गया -L/RT। L यहाँ लेटेंट हीट है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा है। तो P इक्वल टू क्या हुआ, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया तो ये हो गया P बटा P नोट इक्वल टू ई की पावर माइनस L बटा RT। P नोट को इधर भेजा तो P इक्वल टू आ गया P नोट ई की पावर माइनस L अपॉन RT। ये किसी टेम्परेचर T पर गुप्त ऊष्मा और ताप के पदों में क्या है, वाष्प दाब को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस प्रकार हम वाष्प दाब को कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला, हमने पीछे ये पढ़ा था ऊष्मा भंडार के संपर्क में अलग अलग पदों में हमने डिस्कस किया था, उसी को हम कंटिन्यू करें। तो देखिए हमारे पास रासायनिक विभव के पदों में प्रावस्थाओं में संतुलन की हम बात यहाँ पर करेंगे। ये हमने नहीं पढ़ा अभी कि साम्य अवस्था हो दो प्रावस्थाओं में और रासायनिक विभव के पदों में उसको डिस्कस करें। देखिए हमने एक निकाय लिया जो ऊष्मा भंडार के साथ नियत दाब और नियत ताप पर तापीय संपर्क में है। तो ताप और दाब क्या है, दोनों प्रावस्थाओं के इक्वल हैं। निकाय में दो प्रावस्थाएं संतुलन में, इन प्रावस्थाओं में अणुओं की संख्या हमने मानी N1 और N2। तो इस निकाय का गिब्स फलन क्या हो जाएगा, G जो है वो N1 और N2 का फंक्शन होगा। ठीक है, G इक्वल टू G फंक्शन ऑफ N1 एंड N2। तो हम G में चेंज देख रहे हैं, परिवर्तन क्या होगा, G N1 का फंक्शन है तो G का N1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू डेल्टा N1 प्लस G का N2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू डेल्टा N2। गिब्स फलन का कणों की संख्या के सापेक्ष या अणुओं की संख्या के सापेक्ष ये जो परिवर्तन की दर है इसको बोलते हैं रासायनिक विभव। तो डेल जी बटा डेल एन वन को हमने लिखा μ1 रासायनिक विभव पहले स्टेट का, दूसरी स्टेट का डेल जी बटा डेल टू को μ2 लिखा, जहां म्यू आई इक्वल टू डेल जी बटा डेल एन आई। आई की जगह एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 क्या है, किसी प्रावस्था में उपस्थित अणुओं की संख्या n के सापेक्ष निकाय के गिब्स फलन में परिवर्तन की दर।
गिब्स फलन में अणुओं की संख्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर को उस प्रावस्था का क्या कहते हैं? रासायनिक विभव कहते हैं। तो ये रासायनिक विभव की हमारे पास से परिभाषा आ गई। अब हमें पता है निकाय उष्मा भंडार के साथ साम्य अवस्था में या संतुलन की अवस्था में है, और साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था में गिब्स फलन जो है, गिब्स ऊर्जा फलन क्या होगा? न्यूनतम। जी का मान क्या है? मिनिमम। जी का मान मिनिमम है तो डेल्टा जी क्या होगा? जीरो। यहाँ पर डेल्टा जी जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो इक्वल टू म्यू वन डेल्टा एन वन प्लस म्यू टू डेल्टा एन टू। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, हमें पता है जब उष्मा भंडार और निकाय को हमने कॉन्टेक्ट में लिया तो संयुक्त निकाय जो बना वो निकाय होगा विलगित निकाय, और विलगित निकाय में कुल अणुओं की संख्या क्या होती है? नियत होती है। तो हमारे पास n क्या हो गया? n1 प्लस n2 नियत। ठीक है, तो यहां से n में परिवर्तन, n नियत है तो n में परिवर्तन कितना हो जाएगा? जीरो, जो कि क्या हो जाएगा? डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2। तो यहां से डेल्टा n2 क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा n1। यहाँ डेल्टा n2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू वन डेल्टा n1 माइनस म्यू टू डेल्टा n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ से डेल्टा n1 हमने कॉमन लिया तो म्यू वन माइनस म्यू टू डेल्टा n1 इक्वल टू जीरो। ये इधर भेजा तो हमारे पास म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू जीरो, विच मीन्स म्यू वन इक्वल टू क्या आ गया? म्यू टू। तो पहली प्रावस्था का जो रासायनिक विभव हो दूसरी प्रावस्था के रासायनिक विभव के बराबर होगा यदि प्रावस्थाएं तापीय संतुलन में है। तो दो प्रावस्थाओं के संतुलन की स्थिति में होने के लिए दोनों का रासायनिक विभव समान होना चाहिए। ये रासायनिक विभव के क्रम में हमने संतुलन को डिस्कस किया, साम्य अवस्था को डिस्कस किया। ठीक है, यदि प्रावस्थाओं के लिए गिब्स फलन प्रति अणु स्मॉल जी1 और जी2 लिखे तो हमें पता है जो कुल गिब्स ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? पहले में अणुओं की संख्या इंटू जी1 प्लस जी2 एन2, और ये क्या होना चाहिए? न्यूनतम। तो डेल्टा जी वो जीरो हो जाएगा तो जी1 डेल्टा एन1 जी2 वही पता है डेल्टा एन1 माइनस डेल्टा एन2 के बराबर है। तो ये कंपैरिजन हम यहाँ से करेंगे वापस, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई ये वापस आ गई। इसका मतलब म्यू वन और जी1 सिमिलर बिहेव शो करेंगे। तो यहाँ म्यू वन को जी1 गिब्स फलन प्रति अणु भी लिख सकते हैं तो जी2 इक्वल टू म्यू टू। तो यहाँ संतुलन की अवस्था में या तो गिब्स फलन प्रति अणु बराबर होने चाहिए या रासायनिक विभव बराबर होने चाहिए। तो संतुलन की अवस्था में रासायनिक विभव या गिब्स फलन प्रति अणु क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। आपको ये पूछ रहा है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरणों को स्थापित कीजिए जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। U इक्वल टू आपको प्रूव करना है एफ माइनस टी डेल एफ ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या इसी को इस प्रकार से भी पूछा गया कई बार। U इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी एफ ओवर टी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया है और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा है। हमें पता है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या होती है? एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो यहाँ से डी एफ निकालेंगे तो इनका क्या कर देंगे? डिफरेंशियल डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। फर्स्ट लॉ से हमें पता है टी डी एस क्या होता है? डी क्यू इक्वल टू टी डी एस इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ से हमारे पास डी यू माइनस टी डी एस क्या गया? डी यू इधर टी डी एस को भेज दिया तो हो गया माइनस पी डी वी। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या रख दिया? पीडीवी रख दिया। ओके, तो ये हमने पीडीवी रख दिया यहाँ पर माइनस पीडीवी। तो ये आ गया माइनस पीडीवी माइनस एस डी टी। डी एफ का वैल्यू हमें एस निकालना है तो एस निकालेंगे तो पीडीवी उधर चला जाएगा। अगर आयतन को कांस्टेंट कर दें तो डीवी इक्वल टू जीरो, तो डीएफ क्या बचेगा? माइनस एस डी टी। तो एस क्या बच जाएगा? एफ का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम एक पैरामीटर को कांस्टेंट लेते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन शो करते हैं माइनस डेल एफ ओवर डेल टी। तो यहाँ से क्या आया? डेल एफ ओवर डेल टी माइनस का आया तो एस की वैल्यू ये इधर डिवाइड में चला गया तो डी एफ बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जब हम एक पैरामीटर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं मोर देन वन पैरामीटर हो तो ये हमने लिख दिया। तो हमारे पास आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? यू इक्वल टू एफ प्लस टी एस। तो एफ एज इट इज, टी एज इट इज, और एस की वैल्यू माइनस में थी तो यहाँ माइनस आ गया, एक तो वैल्यू ये आ गई। पहला तो हमसे ये प्रूव करवाया है। ठीक है, फिर ये बोला है कि इसको दूसरे टर्म में और प्रूव करो। तो हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? टी स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया अंश और हर को। तो टी स्क्वायर से गुणा किया तो एफ को टी स्क्वायर से भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ टी स्क्वायर से भाग दिया, बाहर गुणा कर रखा है तो भाग देंगे तो टी से एक टी कट जाएगा, वन बाई टी। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बाहर ले लिया, डेल ओवर डेल टी एफ बटा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो इसको सोल्व करते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड से करेंगे या फर्स्ट बटा सेकंड से करेंगे तो यही आंसर देगा। इसका मतलब हम दोनों टर्म यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, सेम प्रोसेस रहेगा इसमें।
सिद्ध करना है H इक्वल टू ये प्रूव करना है, CV इक्वल टू ये और CP इक्वल टू ये। तो हमें G का टर्म पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो G क्या होता है, गिब्स फलन क्या होता है, U प्लस PV माइनस TS, मैंने हथियार नंबर सेकंड बताया था। DG क्या हो जाएगा, सबका डिफरेंशिएशन करेंगे तो DU प्लस PDV, और V को कांस्टेंट लेंगे तो VDP, माइनस T को कांस्टेंट लेंगे तो माइनस TDS, S को कांस्टेंट लेंगे तो माइनस SDT। हमें पता है DU प्लस PDV क्या होता है, DQ, ठीक है, या TDS। तो यहाँ TDS, ये माइनस TDS कट गया तो क्या बचा हमारे पास, देखो TDS से माइनस TDS कट गया, VDP माइनस SDT बचा। तो यहाँ से वही बात है, P को कांस्टेंट मान लेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट होने पर VDP का टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। VDP का टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमने यहाँ देखो P को कांस्टेंट लिया है। तो S क्या आ जाएगा, माइनस डेल G ओवर डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। G इक्वल टू क्या था, U प्लस PV, U प्लस पी वी को H लिखते हैं माइनस टी एस, तो हमने क्या लिख दिया इसको, H माइनस टी एस। तो यहाँ से H क्या आ गया, G प्लस टी एस। तो G, T की वैल्यू एज इट इज, S की वैल्यू ये पुट कर दी, एक ये हो गया। दूसरे टर्म में सोल्व किया, वही काम करना है, पीछे वाले क्वेश्चन की जगह टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड के टर्म में G बटा T के डिफरेंशिएशन के टर्म में हमने पुट कर दिया। तो ये हम इसको शो कर सकते हैं। इसको जब इस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। CV पूछा है, प्रूव करना है माइनस टी। F के लिए पूछा तो F लेके चले, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या होती है, F इक्वल टू यू माइनस टी एस। DF निकालो, DU माइनस TDS माइनस SDT। TDS का वैल्यू वही फर्स्ट H1 से DU प्लस PDV। तो DU माइनस TDS क्या हो गया आपके पास, माइनस PDV। DF वही आ गया, ये पहले भी निकाल चुके अपन। S का वैल्यू निकालिए, यहाँ से V को कांस्टेंट लिया तो DV का टर्म जीरो हो गया, तो S आ गया माइनस DF बाई DT। ये यहाँ से S बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो DT नीचे भाग में चला जाएगा, माइनस है ही। CV क्या होती है, डेल क्यू बटा डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है डेल क्यू बटा डेल टी को हम डेल यू बटा डेल टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से U की वैल्यू क्या होगी, F प्लस टी एस। तो F माइनस टी, S की वैल्यू यहाँ से रख दी। हमें U का T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो F का करेंगे तब तो हो जाएगा डेल F ओवर डेल टी, माइनस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो वन, ये एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज। अब फर्स्ट एज इट इज टी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर एफ बटा डेल टी स्क्वायर। वॉल्यूम सब में कांस्टेंट रखना है क्योंकि सीवी निकालना है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास ये टर्म बच गया। सेम प्रोसेस में सीपी निकालना है तो ये भी सीपी भी इसी वे में हम सेम यही मेथड से सीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रिक्वायर्ड चीज़ है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक तो उष्मागतिकी के नियम बचे हैं और मैक्सवेल के समीकरण और उनके अनुप्रयोग, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है उसकी कमेंट करते रहें ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे चल पाऊँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।